नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के मैराथन क्लास में। और हमारे हर मैराथन क्लास का जो थंबनेल है वो एक जैसा ही रहेगा, बस क्लास चेंज हो जाएगी और डेट चेंज हो जाएगा, है ना। आज 4 दिसंबर है और 12वें नंबर का ये हमारा मैराथन क्लास होने जा रहा है, जिसमें मैं एक झलक आपको दिखाना चाहूँगा कि किस लेवल का सवाल है। ये देखना, अंडरग्राउंड सिस्टम से सवाल उठाया गया है ना। कोई अल्टरनेटर है, उसके फ्रीक्वेंसी को पोल को डबल कर दें तो फ्रीक्वेंसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंगल फेज मोटर, हीटर, है ना, इलेक्ट्रिक ड्राइव, ट्रांसफॉर्मर, अलग अलग लेवल के सवाल आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ही यूनिक कंटेंट और डिफरेंट कंटेंट मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, इसलिए आप लोग क्लास को देखना। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो कंसिस्टेंसी नहीं रखते, लगातार चीज़ों को सीखने का प्रयास नहीं करते, है ना। सोचते हैं कि आज का क्लास कल देख लेंगे या बाद में देख लेंगे, है ना। इस प्रकार से वो चीज़ों को टालते रहते हैं, इसमें नुकसान आपका है। तो कंसिस्टेंसी बना के रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। आप वैसे देख ही सकते हैं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल के सवाल लेकर के आया हूं और हर सवाल का मैं सॉल्यूशन बहुत ही डिटेल से दूंगा। एक सवाल ऐसा भी है आज के मैराथन में जो कि अंडरग्राउंड केबल है, और इस केबल में ये एक जाली सी जो परत लगी होती है, उस परत का क्या काम है। इसका जो मैं कंटेंट बना के लाया हूँ ना, वो बहुत ही यूनिक तरीके से है। तो ठीक है, चलते हैं। एक लास्ट का सवाल है, वो लास्ट का सवाल भी मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा मैथ लेवल का है ना। और इसको मैं सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, बहुत ही इसका नाजुक सॉल्यूशन है, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे कैसे इसका सॉल्यूशन करना है। क्लियर। और जितने भी हमारे अभी सॉल्यूशन क्वेश्चन के होने वाले हैं, उन सभी का PDF यहाँ पे मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, है ना। शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो हर हर महादेव दोस्तों आप सभी को, और शुरुआत कर दीजिए खुद से जंग लड़ना। क्लास 12 का क्वेश्चन फर्स्ट 276 नंबर का है ना। मैं इसको बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डायरेक्ट लेइंग विधि में सर्विस लेयर का मुख्य लाभ क्या होता है। डायरेक्ट लेइंग विधि में सर्विस लेयर का मुख्य लाभ क्या होता है। पहले तो आप ये समझना कि डायरेक्ट लेइंग है क्या। डायरेक्ट लेइंग ये सिस्टम है। डायरेक्ट लेइंग में क्या होता है कि 1 मीटर, है ना, 1 मीटर गहराई वाली आपको क्या खोदना होता है, गहराई वाली गड्ढा खोदना होता है ना, गड्ढा। और इस गड्ढे की चौड़ाई कितना रखा जाता है, 0.5 मीटर, है ना। 0.5 मीटर की चौड़ाई वाली और 1 मीटर गहराई वाली एक गड्ढा खोदी जाती है। सबसे नीचे हम सैंड यानी कि बालू डालते हैं, उसके बाद हम डालते हैं केबल, और केबल के ऊपर फिर हम इसको कवर कर देते हैं, फिर ऊपर से डाल देते हैं ब्रिक्स यानी कि ईंट लगा करके इसको लेवल कर देते हैं। ये हमारी है डायरेक्ट लेइंग विधि। इसमें जो केबल यूज किया गया है, उस केबल के कई सारे लेयर हैं। सबसे ऊपरी वाले लेयर को हम कहते हैं सर्विंग। अब इसमें बहुत सारे लेयर होते हैं, है ना। तो सर्विंग वाले लेयर से सवाल बना हुआ है कि सर्विंग लेयर का मुख्य लाभ क्या होता है। यह केबल की धारावाही क्षमता को बढ़ाता है, गलत। विद्युत चालकता में सुधार करता है, गलत। ये संक्षारण और वैद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस इफेक्ट और कोरोजन से ये क्या करता है, केबल को सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यह केबल में लचीलेपन को बढ़ाता है, गलत है। अब देखना मेरे भाई, कोई ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट टाइम सर्विस लेयर पे ही सवाल आए, नेक्स्ट टाइम दूसरा भी सवाल आ सकता है ना। इसलिए मैंने एक ट्रिक बना करके तैयार किया हुआ है इस केबल के सभी लेयर को समझने के लिए। थोड़ा सा टाइम लूँगा, डिटेल से समझा के जाऊँगा। देखना, ट्रिक है कि सारे चोर पागल थे, है ना। क्यों पागल थे भाई, किसके पीछे पागल थे। सारे चोर पागल थे क्योंकि लेकर भागे आम की बोरी, लेकर भागे आम की बोरी, यानी कि भाई पैसों वाली बोरी छोड़ करके ये आम की बोरी लेकर के भागे। इनको पता ही नहीं चला कि हम लेकर के जा क्या रहे हैं, है ना। देखना, स से हो जाएगा सर्विंग,
स से क्या हो जाएगी, सर्विंग, जो कि ये हमारी सबसे पहली वाली परत है। और च से हो जाएगा चालक, यानी कि कंडक्टर। प से हो जाएगा पेपर, और ल से हो जाएगी लेड सिथड, लेड सिथड। और भ से कुछ नहीं होगा, है ना, भ से कुछ नहीं होगा। और अ से हो जाएगा आर्मरिंग, अ से क्या हो जाएगी, आर्मरिंग। और ब से हो जाएगा बेडिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अब किसका क्या काम होता है थोड़ा सा वो भी जान लिया जाए। सर्विंग का काम है कि वातावरण से सुरक्षा प्रदान करना, वातावरण तथा संक्षारण से, है ना। संक्षारण क्या होता है मेरे भाई, जंग। ओके। चालक का काम होता है धारा प्रवाह कराना, धारा प्रवाह कराना, ये चालक का काम है। पेपर का काम होता है इंसुलेशन प्रदान करना, पेपर का क्या काम हो गया, इंसुलेशन। लेड शीथड, ये नमी से सुरक्षा करेगा केबल का, नमी सुरक्षा हेतु। बच गया आर्मरिंग, ये यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करेगा, यांत्रिक सुरक्षा हेतु। फिर बच गया बेडिंग, बेडिंग का काम होता है कि रेडियो इंटरफ्रेंस को कम करना, है ना, व्यतिकरण को कम करना। बेडिंग का क्या काम होता है, व्यतिकरण को कम करना, कम करना। तो इस ट्रिक के माध्यम से ना आप इस केबल के हर लेयर को समझ सकते हैं। सर्विंग है, बेडिंग है, इंसुलेशन है, कंडक्टर है, लेड शीथड है, आर्मरिंग है ना। क्या ट्रिक है, सारे चोर पागल थे लेकर भागे आम की बोरी, यानी कि चोरी के रोष में वो ये भी भूल गए कि भाई हम जो लेकर के भाग रहे हैं उसमें क्या है, उसमें है क्या। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। इस प्रकार से पीडीएफ ना आपको यहाँ पर मिलेगा। बहुत से बच्चों को ना ये दिक्कत रहता है कि सर हमें टेलीग्राम ही नहीं मिल रहा है। अरे टेलीग्राम एक ऐप्स होता है, जैसे व्हाट्सअप फेसबुक का ऐप्स होता है ना, वैसे टेलीग्राम का भी एक ऐप्स होता है। पहले आप उसको प्ले स्टोर पे जा करके डाउनलोड करो, फिर हमारे लिंक को टच करो तो आपको डायरेक्ट लेकर के जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, फिर वहाँ से ये पीडीएफ आपको मिलेगी। आगे बात समझ में, बढ़ते हैं आगे। देखना नेक्स्ट है हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट मैंने इसीलिए लाया ताकि कुछ बच्चों को दिक्कत था कि सर इंग्लिश हमें समझ में आता है, कुछ को हिंदी समझ में आती है ना। आप अपने देख लो अपने हिसाब से कि कौन सा लैंग्वेज आपको सही लग रहा है। अगला है कि यदि किसी प्रत्यावर्तित्र को ध्रुव P की संख्या को दोगुनी कर दी जाए तो यह रोटर को दी गई चाल n के लिए आवृत्ति को किस प्रकार प्रभावित करेगा, है ना। हमें पता है, क्या हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन बटा 120। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ना। ध्रुव की संख्या को क्या कर दिया गया है, दोगुना कर दिया गया है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है ये किसके समानुपाती है, पोल के, है कि नहीं। हमने पोल को क्या कर दिया, हमने पोल को कर दिया दोगुना, यानी कि 2p, तो फ्रीक्वेंसी भी 2f हो जाएगी कि नहीं होगी, हो जाएगी सर, है ना। तो ये है आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 3 गुनी गलत, आधी गलत, 2 गुनी हो जाएगी, है ना। और यहाँ पर अगर ये बोला होता कि अगर हम n को, गति को 2 गुना कर दें तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी को 60 हर्ट्ज कर दिया जाए तो इसके गति में प्रभाव पड़ेगा, गति इसकी बढ़ जाएगी, है ना, गति इसकी बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी कि आवृत्ति दोगुनी हो जाएगी। अब देखना एक चीज और मैं आपका क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आवृत्ति दोगुनी होती है रोटर की, किसकी, रोटर को दिया आपने, है ना, तो रोटर की आवृत्ति दोगुनी होती है, रोटर की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, वो अगर 2 गुना होता है तो क्या होगा, तो क्या होगा। देखना सबसे पहली बात कि इसकी गति बढ़ जाएगी, क्या होगी, गति बढ़ जाएगी, है ना। मैंने यहाँ पर बढ़ा के दिखाया, ये देखना गति बढ़ गई, है ना। फ्रीक्वेंसी को 2 गुना कर दिया आपने तो गति क्या हो गई, 2 गुना हो गई। और दूसरा ये है
कि टॉर्क का मान घट जाएगा। टॉर्क का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगी, मान घट जाएगी, है ना। टॉर्क बिल्कुल घट जाएगी। और इसी के साथ साथ, टॉर्क के साथ साथ एक और घटना होगी कि रोटर कंपन करने लगेगा। रोटर क्या होगा? रोटर वाइब्रेशन करने लगेगा, है ना, रोटर कंपन करने लगेगी। तो ये 3 बातें हैं, 3 बातों को याद रखना। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो पोल पे क्या मतलब पोल को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या फिर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो गति कैसा होगा, गति को बढ़ा दिया तो फ्रीक्वेंसी कैसा होगा। कुल मिलाकर के सवाल आपको गुमराह करने का प्रयास बहुत करती हैं, है कि नहीं। किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको सही आंसर ढूंढना है ना, तो आप ऑप्शन को समझना सीखो कि ऑप्शन कह क्या रहा है। पहले तो क्वेश्चन को आपको समझना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और साथ ही साथ आपका थ्योरी भी स्ट्रांग होना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ से खुद से नोट्स भी बना सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है अगला 278 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एसोसिएट विद ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एकल फेज प्रेरण मोटर से संबंधित नहीं है? ब्रश, प्रवर्तक, संधारित्र, सहायक कुंडली, ये सब है। अब केंद्रीय स्विच सब है, ब्रश नहीं है। ब्रश इसमें नहीं होता, ब्रश डीसी मोटर में होता है। ब्रश कहाँ पे होती है? डीसी मोटर में या डीसी जनरेटर में होती है ना। डीसी मोटर या डीसी जनरेटर में होती है। अब आ जाओ, देखना ये जो प्रवर्तक है ना मेरे भाई, ये जो हमारी प्रवर्तक है, प्रवर्तक क्या है, इसमें कौन सा प्रवर्तक यूज होता है, कितने माइक्रोफैरड वाला? आपको कहीं पे मिलेगा 60 से 120 माइक्रोफैरड, कहीं पे मिलेगा किसी बुक में 100 से 120 माइक्रोफैरड, है ना। लेकिन ज़्यादातर जो हकीकत में यूज होता है उन्हें 60 से 120 माइक्रोफैरड वाली होती है। और कौन सी कैपेसिटर होगा? वो होगी आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। कौन सी? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है, जिसको हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के, ये सहायक कुंडली है, इस सहायक कुंडली के यहाँ पर देखना, यहाँ पर कैपेसिटर, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ना, और ये है रनिंग वाइंडिंग। इस प्रकार से आपका ये है रनिंग वाइंडिंग और ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग। यहाँ से दे दिया फेज, यहाँ से दे दिया न्यूट्रल, और ये आपका है रोटर, है ना। ये सब कुछ बना दिया मैंने। ये कैपेसिटर जो है ये कितने मान का है? 120, 100 से 120 या 60 से 120 मान का। क्लियर। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि जो इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है ना, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग कैसी होती है? पतले तार की, है ना, पतले तार कम टर्न, पतले तार कम टर्न वाली होती है ना। पतले तार होती है वो कम टर्न होती है। जैसे ही हमारी मोटर 75% प्राप्त कर लेती है स्पीड, वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच है वो क्या होती है? डिस्कनेक्ट कर देती है स्टार्टिंग वाइंडिंग को सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। अगर हम एग्जाम्पल मान के चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मोटर है जो कि 2 पोल का है, 3000 आरपीएम पे चल रही है। कुछ ना कुछ स्लिप होगा, मान लो कि 3% स्लिप हम मान लेते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो से ये जो 2 जीरो कैंसिल, 3 3 9, 90 आरपीएम। कितना आया? 90 आरपीएम। यानी कि 3000 में से 90 निकालो, कितना बचेगा? 2910 आरपीएम, है ना, 2910 आरपीएम। अब 2910 आरपीएम का 75% करो, कितना आता है? कुछ तो आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 75 एकम 75, हासिल बचा 7, और 75 नहीं कितना होगा? इतना बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं आता है ना। 675, कितना? 675, 7 5 12, 7 1 8, ये 6, कितना आ जाएगा? 2 भागे मतलब बचा कितना? 68। 75 दूना 150, 150 को 68 से आप जोड़ो, कितना आएगा? 8 6 5 11, 218, है ना। कितना?
218/10, ये भी बचा है तो पॉइंट यहाँ लगा दो। 2182 आरपीएम कितना आया, मतलब कि 3000 आरपीएम पे चलने वाला मोटर 2910 आरपीएम पे चलने वाला मोटर 2182 आरपीएम पे आएगा। वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल स्विच इस स्टार्टिंग वाइंडिंग को रनिंग वाइंडिंग से अलग कर देगी, ठीक है ना, और मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता है ना सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, तो हम इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, सारी चीज़ें, ठीक है ना जी। चलिए देखो यार, बहुत से बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं कि सर हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, और मतलब कि इतनी बड़ी सिलेबस हम कैसे पढ़ें। तो देखो यार, चीज़ों को इकट्ठा मत होने दो, कभी भी चीज़ों को इकट्ठा मत होने दो, है ना। जैसे कि मान लो पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, ऐसे आपका अध्याय होता है ना। पहले अध्याय को जितना आपने पढ़ा उसको रिवीजन करो, उसको बार बार रिवीजन करो, उसको समय से रिवीजन करो। फिर दूसरे अध्याय में जब आप पहुंचेंगे तो दूसरे अध्याय का रिवीजन मत छोड़ो। अगर दूसरे का छोड़ दिए ना, है ना, मान लो पहले का छोड़ दिए और दूसरे पर चले गए, तो पहले पे दूसरे का बोझ आ गया। दूसरा को नहीं किया आपने, तीसरे पे चले गए तो इसका बोझ इस पे आ गया, फिर इसका बोझ इस पे, है ना, और नीचे वाले पे सबका बोझ है, नीचे वाले पे सबका बोझ है। तो ऐसे में करके बहुत सी चीज़ें जो हैं वो फिर मन नहीं करता, लगता है यार इतना बड़ा सिलेबस हम कैसे पढ़े, है ना, बहुत कठिन लगने लगता है। तो जैसे मैंने बताया ना आपको कि कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। डेली पढ़िए, डेली रेगुलर क्लास देखिए, सारे काम धंधा छोड़ करके आप 1 घंटा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। 1 घंटे की क्लास होती है हमारी, है ना, ईमानदारी से देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे में आपका सिलेबस स्ट्रांग होगा, नहीं तो आप बस यही रोना रोते रह जाएंगे कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, सर हमारा ये नहीं हुआ, सर हमारा सर नहीं हुआ। तो सर क्या करेंगे बताइए, सर तो अपना काम कर रहे हैं ना। बिल्कुल मैं डेली क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ कि नहीं। देखो नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सबस्टेशन इज नॉट पॉसिबल एज पार्ट ऑफ एनर्जी कन्वेंशन। मतलब कि जो ऊर्जा प्रतिस्थापन है ना, तो ऊर्जा संरक्षण के भाग के रूप में संभव नहीं है। हमें पता है कि ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ हम इसको अलग अलग रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अब देखो ऑप्शन ए कहता है कि स्टीम ऊर्जा को, स्टीम ऊर्जा के जगह सौर ऊर्जा प्रयोग करो। ठीक बात है, स्टीम ऊर्जा को प्रयोग करोगे तो वो अपने हिसाब से पावर जनरेट करेगा, है ना, और सौर ऊर्जा को करोगे तो वो अपने हिसाब से पावर जनरेट करेगा, लेकिन पावर खपत नहीं होगा। लेकिन ये नहीं है का कारण पूछा है, गलत हो गया। तापीय ऊर्जा की जगह ज्वारी ऊर्जा, फिर वही कहानी। कोयला ऊर्जा की जगह कोयला ऊर्जा, फिर वही कहानी। इलेक्ट्रिक हीटर की जगह स्टीम हीटर का उपयोग नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक हीटर अलग चीज हो गया, स्टीम हीटर अलग हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका सही हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी ना बोले, जितने भी स्टूडेंट देखते हैं ना क्लास को वो शेयर जरूर किया करें, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि किसी ड्राइव के चाल को, बहुत ही यूनिक सवाल है, किसी ड्राइव के चाल को नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ड्राइव से रिलेटेड आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सवाल देखने को मिल सकता है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ए कह रहा है कि आर्मेचर नियंत्रण विधि का प्रयोग, है ना, यहां से यहां तक आर्मेचर नियंत्रण विधि का प्रयोग केवल मोटर की निर्धारित चाल तक ही चाल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट बात है, 100% मैं इससे सेटिस्फाई हूँ कि जो आर्मेचर नियंत्रण विधि है, इस विधि का प्रयोग मोटर की चाल को निर्धारित चाल तक ही सीमित कर सकते हैं, इसलिए इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, क्रेन। कहाँ पर, क्रेन। क्रेन देखते हैं आप कितना हैवी लोड उठाता है ना, लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है वो क्रेन, कितना हैवी लोड। अगर हाई स्पीड हम कर दें आर्मेचर नियंत्रण विधि द्वारा तो या तो क्रेन टूटेगी या पट्टा टूट जाएगा या सामान नीचे गिर जाएगी, नुकसान होगा। इसलिए निर्धारित चाल तक ही
चाल को सीमित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इस विधि का क्रेन हो गया आपका, होएस्ट हो गया आपका, या फिर संट मोटर हो गई, और कंपाउंड मोटर, कंपाउंड मोटर में, है ना, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को रखना होगा। इसके अलावा मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लूँ, है ना। इसके अलावा दूसरा है कि क्षेत्र नियंत्रण विधि का प्रयोग मोटर के निर्धारित चाल से अधिक चाल पर चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है ना। यानी कि फील्ड नियंत्रण विधि का प्रयोग वहाँ पर करते हैं, जैसे कि ट्रेन में, जैसे कि ट्रेन की स्पीड आप देखते हैं कितना होता है, ट्रेनों में कहाँ पर यूज होता है, ट्रेनों में, तो ट्रेन में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, दोनों सही है। क्षेत्र नियंत्रण निर्धारित चाल से कम चाल, अरे गलत हो गया भाई, अधिक चाल चाहिए, है ना, क्योंकि फ्लक्स को बढ़ाते हैं तो गति क्या होता है, इसमें बोला जा रहा है कि कम होता है, नहीं गलत है। आर्मेचर नियंत्रण निर्धारित चाल से अधिक चाल, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ए और बी सही है, यानी कि 1 और 2 किस में है, 1 4 1 3 1 2, ये रहा सबसे नीचे 1 2, तो ये हो गया। 2 ही विधि होती है, और भी विधि होता है सप्लाई वोल्टेज को बढ़ा करके, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, और वैसे भी ड्राइव में होता नहीं है ये, है ना। नेक्स्ट कि यदि प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली, ध्यान देना, प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या हम समान कर दें तो वोल्टता और धारा के बारे में क्या इंगित करता है। आप एक बात याद रखना कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर रेशियो होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर अनुपात होता है, इसका सूत्र होता है कि E2 बटा E1 बराबर N2 बटा, उल्टा हो रहा है ना, E1 बटा E2 बराबर N1 बटा N2 बराबर I2 बटा I1, है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात है। यहीं से डिसाइड होता है कि ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप प्रकार का होगा कि स्टेप डाउन प्रकार का होगा। कैसे, देखिए, अगर प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न अधिक है सेकेंडरी वाइंडिंग से, तो क्या होगा, स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा कि नहीं, स्टेप डाउन। अगर N1 छोटा है और N2 बड़ा, छोटा बड़ा का मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या कम, सेकेंडरी में अधिक, तो ये स्टेप अप हो जाएगी, ये हो जाएगी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लेकिन अगर प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या अगर बराबर हो जाए तो ये कौन सी ट्रांसफार्मर होगी, सामान्य ट्रांसफार्मर लिख दूं मैं, है ना, और कौन सा नाम, सामान्य ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। या फिर ये भी कह सकते हो ना कि ट्रांसफार्मर रेशियो बराबर हो गया, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि दोनों को बराबर कर दे तो वोल्टेज भी भैया दोनों बराबर होगी, देख लो, वोल्टेज भी बराबर होगी। अगर वोल्टेज बढ़ती है तो करंट घटती है, करंट घटती है तो वोल्टेज बढ़ती है। ट्रांसफार्मर में यही होता है, ट्रांसफार्मर में यही होता है और यही होता रहेगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत प्रणालियों में प्रयुक्त परिपथ वियोजक का एक प्रकार नहीं है, बताना। निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत प्रणालियों में प्रयुक्त सर्किट ब्रेकर के बारे में पूछ रखा है, किसके बारे में, सर्किट ब्रेकर के बारे में पूछ रखा है कि कौन सा सर्किट ब्रेकर नहीं। देखना, एयर सर्किट ब्रेकर तो होता है, लेकिन बात यहाँ पर नहीं वाली है ना। कई बार ना अफरा तफरी में हो जाता है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है, टाइम का प्रेशर होता है, और कुछ शब्द जो होते हैं ना वो हमें दिखते नहीं है, है ना, कौन से प्रकार का है। अब नहीं वाला तो आपने देखा ही नहीं, और इसमें ऑप्शन भी उसी के हिसाब से है। तो वायु परिपथ ब्रेकर होता है, ताप वैद्युत युग्म ऐसा कोई ब्रेकर होता नहीं, इसलिए ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। निर्वात भी होता है, तेल भी होता है। वायु परिपथ ब्रेकर का यूज कहाँ पे होगा, वहाँ पे वितरण प्रणालियों में। कहाँ पे होता है, लिखना, विद्युत वितरण प्रणालियों में,
है ना, विद्युत वितरण प्रणालियों में। अच्छा बताना यार एक बार कि मतलब कि ये पेन सही चल रहा है कि जो पहले मैं चला रहा था वो सही चल रहा था? मुझे तो इसी में लिखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। निर्वात जो है ये सब स्टेशन में यूज होता है। कहाँ पर? सब स्टेशनों में किसके लिए? वितरण हेतु, यानी कि इसके द्वारा भी पावर का वितरण किया जाता है, जो कि 1 किलोवोल्ट से 36 किलोवोल्ट तक के लाइनों में इसको प्रयोग करते हैं। अब क्या रह गया? तेल परिपथ ब्रेकर। ये तो सब स्टेशन में भी यूज होता है, सब स्टेशनों में। इसके अलावा ये जो आपका हो गया संचरण लाइन में, संचरण में, वितरण में। आप कहेंगे कि सर आप हर जगह इसी को घुसेड़ रहे हो। अरे हर जगह मैं क्यों घुसेड़ रहा हूँ? क्योंकि इसकी रेटिंग के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। वितरण में यूज़ करेंगे तो कम रेटिंग वाला, ट्रांसमिशन में यूज़ करेंगे तो अधिक रेटिंग, अधिक पावर रेटिंग वाला, सब स्टेशन में तो उसके अकॉर्डिंग इसका प्रयोग है ना। तो ये सारा मामला है, ठीक है। चलो एक ऐसा सवाल आया है जो है तो बहुत पुराना, लेकिन इसमें बहुत कुछ नया दे करके जाऊंगा मैं आपसे, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। और दोस्तों दिल से दिल तक की क्लास में बिल्कुल दिल थाम करके बैठिएगा। हर क्वेश्चन का, है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हर क्वेश्चन का, हर सवाल का इतना डिटेल दे करके जाऊंगा ना कि इतना डिटेल से पढ़ने के लिए आपको ना बड़े कोचिंग संस्थान में पैसे कोर्स खरीदना पड़ेगा या फिर उनके ऐप से कोर्स खरीदना पड़ेगा, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। इतना मैं चीज़ें दे करके जाऊँगा, ठीक है। देखो, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द लेमिनेटेड यूज ए ट्रांसफार्मर, यानी कि एक ट्रांसफार्मर है, इसकी पटलन की मोटाई कितनी होती है? पटलन का मतलब क्या होगा? लेमिनेशन, है ना। लेमिनेशन का मतलब क्या हुआ? वो वाली लेमिनेशन नहीं है जो मोबाइलों में पहले पन्नी चढ़ाया जाता था मोबाइल के स्क्रीन पे, वो लेमिनेशन नहीं है। लेमिनेशन का मतलब है कि कोर को पतली पतली सीटों में विभाजित करना। लिख दूं, पटलन का मतलब होता है कोर को पतली पतली सीटों में, है ना, पतली पतली सीटों में विभाजित करना, सीटों में विभाजित करना। अब ये मत कहना सर ये पतली सीट क्या है ना। तो देखिए इसका आंसर होगा 0.35 mm से 0.5 mm। अब देखिए हमारा एक ही टारगेट होता है, वो टारगेट ये है कि हम कोर हानि को कम कर सकें। किसको? हमारा क्या टारगेट होता है कि कोर हानि कम से कम हो। कोर हानि कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस का जो फॉर्मूला होता है बड़ा सिंपल सा है ना, BM होगा फाई, है ना, X इंटू F इंटू V। इसका फॉर्मूला होता है BM स्क्वायर या BX स्क्वायर, इसको भी लिखो ना, B फाई स्क्वायर इंटू F स्क्वायर इंटू T स्क्वायर, ये इनका फॉर्मूला है। अब देखना हमने ये पटलन बनाया है और ये पटलन किस धातु का है? ये सिलिकॉन स्टील का है। ये किसका है? ये सिलिकॉन स्टील धातु का बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील धातु का क्यों बनाया जाता है वो अभी समझाऊंगा मैं। आप यहाँ से देखो, आप यहाँ से ये देख लो कि मतलब कि B के ऊपर क्या है? X है ना। इस X को हम क्या कहते हैं? X को कही जाती है स्टीनमेट्ज गुणांक। स्टीनमेट्ज गुणांक, इसको क्या कहते हैं? स्टीनमेट्ज गुणांक। जो हमें प्राप्त कहाँ से होता है? ये प्राप्त होता है BH कर्व से। कहाँ से? BH कर्व से हमें प्राप्त होता है और वहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है वो होता है 1.35 से लेकर के 1.4 तक इसका मान होता है। 1.35 से नहीं ज़्यादा होता है, इससे 1.35 से ज़्यादा होता है ना, लगभग 2.35 इसका स्टीनमेट्ज गुणांक का मान होता है, ठीक है ना।
इतना इसका मान होता है। लेकिन देखो मुझे लगता है 1.35 ही है ना, इतना ही है। लेकिन जब हम सिलिकॉन स्टील इसमें मिला देते हैं तब जाकर के ये हमें मान कितना मिलता है, सिलिकॉन स्टील मिलाने पर, है ना, सिलिकॉन मिलाने पर ये मान हमें 1.6 मिलता है। इसीलिए x का मान हम लोग यहाँ पर 1.6 लिखते हैं। आपको समझ में आ गया कि 1.6 कहाँ से आया, सिलिकॉन स्टील मिलाने से आया। ये क्या है, स्टीनमेट्ज गुणांक है। कोई ज़रूरी नहीं मान यहाँ पर x हो, k हो सकता है, a हो सकता है, लेकिन यहाँ पर x है। ये किसका मामला हुआ, ये हिस्टैरिसीस गुणांक का मामला हुआ। हिस्टैरिसीस गुणांक आपने समझ लिया। अब बचा एडी करंट। अब बचा क्या, एडी करंट। एडी करंट क्या करता है, देखना एडी करंट क्या करता है, देखना, चाहे एडी करंट हो चाहे इनरस करंट हो, है तो दोनों करंट ही। अब जो सिलिकॉन स्टील है, मान लो कि ये एक मोटी, एक कोई पदार्थ के जैसा हो, है ना, मोटी पदार्थ हो, ठीक है ना, जिसका आकार हैवी हो। आपको पता है जब तार मोटा होता है तो उसका प्रतिरोध कम होता है, उसमें करंट अधिक चलती है ना। इसी प्रकार से समझो कि अगर ये सिलिकॉन स्टील पूरा एक सिंगल पीस होता, इसका आकार मोटा होता, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता, कम होता। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकता है, यानी कि करंट को रोकने के लिए इसमें बहुत कम रेजिस्टेंस होता और करंट अपने मनमानी का चलता। कौन सा, एडी करंट। एडी करंट का काम क्या है कि हीट उत्पन्न कराना बेमतलब का, है ना, इसका काम क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न कराना। इसीलिए हमने क्या किया कि इस सिंगल पीस वाले सिलिकॉन स्टील को हमने पटलन कर दिया, 0.35 से 0.5 mm की पतली पतली सीटों में विभाजित कर दिया, है ना, जिससे ये पतला हो गया। जैसे कि पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है, वैसे ही इस सिलिकॉन स्टील के पटलन का प्रतिरोध अधिक हो गया और ये एडी करंट उसमें से अब प्रवाहित नहीं हो पाएगा। अगर एडी करंट प्रवाहित नहीं होगा तो ऊष्मा कम उत्पन्न होगा। अगर ऊष्मा कम उत्पन्न हुआ तो कुल मिलाकर के जो हमारी कोर हानि है वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी और ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ जाएगी। कोर हानि कब होता है, ये शून्य भार पर होता है, इसको भार से मतलब नहीं है, है ना। कोर हानि शून्य भार पर होता है, शून्य भार पर ही ज्ञात करी जाती है। सारी स्टोरी मैंने आपको बता दिया, सारी कहानी, सारे कॉन्सेप्ट जो भी मैंने लेकर के आया था ना, सब कुछ डिलीवर कर दिया। आप इसमें से कितना अपने माइंड में स्टोर कर रहे हो, कितना नोटबुक में छाप रहे हैं, वो आपके ऊपर है मेरे भाई, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि चीज़ें सीखते रहिए और एग्ज़ाम में ये चीज़ें ही काम आएंगी। अभी आप क्या कहते हैं, फुप्पा के यहाँ भी जाना है, मामा के यहाँ भी जाना है, बुआ के यहाँ भी जाना है ना, जीजा मेरा बीमार है उसको देखने जाना है, नहीं जाऊँगा तो जीजा की बहन नाराज़ हो जाएंगी। अरे मेरे भाई, नाराज़ तो पूरी दुनिया है आपसे। कब तक, जब तक आप खुद अपने पैर पे चलना नहीं सीख जाओगे ना, जब तक अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाओगे ना, तब तक पूरी दुनिया ही नाराज़ रहेगी। जिस दिन आप अपने पैर पे खड़े हो जाओगे तो पूरी दुनिया आपके साथ हो जाएगी। इसलिए दूसरों को मनाने में अपना समय मत गंवाइए, है ना, दूसरों को खुश करने में अपनी खुशी मत बर्बाद करिए। टाइम को समझिए और क्लास को देखिए। नेक्स्ट देखना कि 3 फेज प्रेरण मोटर की समस्या निवारण के संबंध में सही कथनों का चयन करिए, है ना। सही कथन का चयन करना है आपको। स्टेटर वाइंडिंग में विपरीत परिपथ होने को स्टेटर वाइंडिंग में विपरीत परिपथ मतलब ओपन वाइंडिंग, खुला परिपथ। इसका मतलब क्या है, खुला परिपथ। अगर मोटर का स्टेटर वाइंडिंग ओपन सर्किट है तो स्टार्ट करने में विफल होने का कारण बन सकता है। सिंपल सी बात है, तार अगर टूट गया है तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, और जब करंट नहीं बहेगा तो फिर मोटर चालू नहीं होगी, यानी कि ऑप्शन ए सही है। एक, बियरिंग की विफलता मोटर के अतितापन होने का एक समस्या हो सकता है। नहीं, अगर बियरिंग फेल्योर होता है ना, बियरिंग फेल्योर इज ए कॉमन केस ऑफ मोटर ओवरहीटिंग, तो ऐसा कभी नहीं होता है। ओवरहीटिंग ओवरलोडिंग की वजह से आती है।
रोटर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट अधिक कंपन का कारण बन सकता है। बिल्कुल सही बात है। रोटर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट समस्या से अधिक कंपन हो सकता है, क्योंकि जब सर्किट शॉर्ट होगा, कौन सा, रोटर का जो बार होता है, रोटर में आपने देखा है ना, ऐसे होते हैं, इस प्रकार से होता है, यहाँ से कुछ चीज़ें शॉर्ट ऐसे होती हैं और यहाँ से ये निकली है, ठीक है ना, ये रोटर है, ये रोटर के बार्स हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये रोटर के बार है, इसमें वाइंडिंग नहीं करी जाती है। अगर मान लो कि इन द केस, है ना, आप ये मानो कि इन केस ये टूट गया, आप ऐसा मानो कि ये बीच से टूट गया, है ना, तो क्या होगा कि इसमें अगर टूटता है तो वाइब्रेशन अधिक होगा, क्या होगा, टूटता है तो कंपन अधिक होगा। या फिर अगर ये शॉर्ट हो जाता है, दोनों में चिपक जाता है, ऐसे कहीं पर ये शॉर्ट हो जाती है, तो शॉर्ट होने से क्या होगा कि ओवरहीट होने लगेगी, क्या होगी, ओवरहीट होने लगेगी। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कि यदि अनुप्रयोगों के लिए मोटर का आकार कम है तो अतितापन होगा, ये भी बात सही है। अगर मान लो कि एक मोटर है जो कि 5 किलोवाट का है और 10 टन लोड को ये चला रही है, वहीं पर आप 2 किलोवाट का मशीन ले जाएं और 10 टन लोड को चलाएंगे तो ये मोटर क्या हो जाएगी, ये ओवरलोड हो जाएगी, होगी कि नहीं, हो जाएगी सर, ओवरलोड हो जाएगी, क्योंकि उसकी इस छोटे वाले मोटर की उतनी कैपेसिटी ही नहीं है। यही तो बोला जा रहा है, मोटर का आकार कम है, उतनी कैपेसिटी ही नहीं है जितना पहले वाले मोटर की कैपेसिटी थी, तो ये ओवरलोड होगा कि नहीं होगा, हो तो जाएगा यार। अगर हो जाएगा तो ओवरलोड के केस में क्या होता है, ओवरलोड के लिए, ओवरलोड को चलाने के लिए मोटर को ज़्यादा टॉर्क उत्पन्न करना पड़ेगा, और ज़्यादा टॉर्क कहाँ से मिलेगा, मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, और अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र के लिए अधिकतम करंट चाहिए, और अधिकतम करंट कहाँ से मिलेगा, सप्लाई से मिलेगा। मतलब कि मोटर जब ओवरलोड होगा तो सप्लाई से मैक्सिमम करंट का डिमांड करेगा, और मैक्सिमम करंट अगर आ गया, वैसे तो स्टार्टर आने नहीं देगा, ट्रिप करा देगा, इन द केस अगर आ गया तो मैक्सिमम करंट से ज़्यादा हीट जनरेट होगा और मोटर हमारी ओवर हीट हो जाएगी और जल जाएगी। तो ये बात सही है। ऑप्शन 1, 3 और 4 किस में है भाई, 1, 3, 4 वाला कहाँ है, ये रहा, हाँ 1, 3, 4, कुछ तो मामला गड़बड़ है, 1, 3, 2, 4, 1, 2, 4, क्या होगा, कौन सा, 1 तो सही है बिल्कुल और 4 भी बिल्कुल सही है ना। 1, 3, 4, 1, 3, 4 का कोई है ही नहीं ऑप्शन ही, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1, 3, 4 सही है ना। मैं यहाँ पे एक और बनाऊंगा, 1, 3, 2, 3, लो बन गया ना, सब कुछ मेरे ही हाथ में है, सब कुछ मेरे ही हाथ में। अब सही हुआ ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि भाई साहब पीडीएफ सही मिलना चाहिए आपको, है ना, पीडीएफ आपको सही मिलना चाहिए। ये देखो यहाँ पे कॉमन है, कॉमा है, ध्यान दे। 1, अरे तो 2 फिर तो आ गया ना, फिर तो 2 भी आ गया, इसको भी ठिकाने लग, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, इसको भी ठिकाने लगाना होगा। 1, 3, 4 सही है ना। 1 मिनट, अभी बना देता हूँ। 1, 3, 4 ये बन गई, ये 1, 3, 4 हो गया ना। अब वो करेक्ट आंसर 1, 3, 4 यही होगा सही आंसर। हो गया, बाय मिस्टेक टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है ना, इसके लिए आप लोगों को दिल से सॉरी, थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट हो गया। नेक्स्ट है कि 3 फेज प्रेरण मोटर में उत्क्रमण के संदर्भ में फेज उत्क्रमण के साथ शाफ्ट स्टार्टर को लागू करने का क्या प्रभाव पड़ता है। बड़ा उलझा हुआ सवाल है ना, दिमाग की दही कर देगा। अभी देखना, है कुछ नहीं इसके अंदर, है कुछ नहीं इसके अंदर। क्या बोला जा रहा है कि शाफ्ट स्टार्टर को लागू करने का क्या प्रभाव पड़ता है। आप सभी को पता है मेरे भाई, है ना, आप सभी को पता है कि जब हम स्टार्टर यूज करते हैं, है ना, जब हम स्टार्टर लगाते हैं तो स्टार्टर लगाने से क्या होता है कि जो स्टेटर वाइंडिंग होती है,
है ना, जो स्टेटर वाइंडिंग होती है, इस स्टेटर वाइंडिंग को वोल्टेज कैसे मिलता है, धीरे धीरे। स्टार्टर क्या करता है, धीरे धीरे वोल्टेज स्टेटर वाइंडिंग को प्रदान करता है, जिससे होता ये है कि जो प्रारंभिक करंट है ना, जो स्टार्टिंग धारा है और जो टॉर्क है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और टॉर्क दोनों क्या होंगे, कम हो जाते हैं, ठीक है ना। और हमारी जो मोटर है वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है, धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है। जब फेज उत्क्रमित प्रक्रिया करी जाती है, जब फेज उत्क्रमण प्रक्रिया करी जाती है, उस दौरान ये स्टार्टर इनरश करंट को कम करता है। इनरश करंट मीन्स क्या है ना, इनरश करंट मीन्स क्या है बताना। ये जो हमारी इनरश करंट है, इनरश करंट का मतलब है स्टार्टिंग करंट। इनरश करंट का मतलब क्या है, स्टार्टिंग धारा, जो कि निर्धारित धारा का कितना होता है, जो कि निर्धारित धारा का 5 से 7 गुना अधिक होता है, 5 से 7 गुना अधिक होता है। अगर इतना अधिक करंट हम शुरू में डायरेक्ट स्टेटर वाइंडिंग को दे दे मोटर का, तो मोटर हमारी जल जाएगी। क्यों जलेगी, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग जो है, जिसको हम स्टेटर वाइंडिंग कह रहे हैं, वो मोटे तार से बना होता है वाइंडिंग, और मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है, और इतना हैवी अमाउंट का करंट उस तार को भस्म करने के लिए काफ़ी है ना। इसलिए हम क्या लगाते हैं, स्टार्टर लगाते हैं। स्टार्टर लगाने से ये हमें फायदा होता है। तो आंसर यह फेज उत्क्रमण प्रक्रिया के दौरान अंतः धारा को कम करता है। अंतः धारा मीन्स प्रारंभिक धारा, है ना, अंतः धारा मीन्स प्रारंभिक धारा, जिसको कही जाती है इनरश करंट। यह उत्क्रमण स्विच की आवश्यकता को समाप्त करता है, नहीं करता। यह मोटर के प्रचाल आवृत्ति को नहीं बढ़ाता। यह उत्क्रमण के दौरान मोटर के पावर फैक्टर को बेहतर करता है, नहीं, पावर फैक्टर को बेहतर नहीं करता, ये गलत है। ऑप्शन ए ही सही है आपका, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा चलिए, कितने सवाल हो गए, 76 से शुरू किया था हमने ना, 10-12 सवाल हो गए। अरे रिमोट भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। 286 नंबर का देखना है अब। बढ़िया सवाल है, ये भी 1 नंबर का सवाल है। इसमें ये बोला जा रहा है कि स्टेटर के रूप में तुल्यकालिक मोटर के आर्मेचर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द आर्मेचर ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर एज ए स्टेटर। इसमें स्लिप रिंगों की संख्या कम पड़ती है। हाँ, कम कहाँ पड़ेगा यार, तुल्यकालिक मोटर है, तुल्यकालिक मोटर का स्टेटर में अगर सप्लाई देते हैं तो 3 फेज की सप्लाई, तो 3 स्लिप रिंग, है ना, स्लिप रिंग की जरूरत कम पड़ती है, ठीक है ना। इट रिड्यूस द नंबर ऑफ स्लिप रिंग। रोटर पर उच्च वोल्टता इंसुलेशन प्रदान करना कठिन है। क्या सही बात है, कमेंट बताना, क्या सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्यों, समझना, क्योंकि देखना, जो आर्मेचर है ना, जो सिंक्रोनस मोटर का आर्मेचर है, आर्मेचर पर क्या करी जाती है, स्टेटर वाइंडिंग। समझना, क्या करी जाती है, स्टेटर वाइंडिंग। इस आर्मेचर का जो इंसुलेशन क्षमता है वो कैसा है, अधिक है। इंसुलेशन क्षमता इसका क्या होता है, इसकी क्षमता अधिक होता है, इसलिए इस पे हैवी वोल्टेज दी जाती है ना। लेकिन जो रोटर हमारी होती है उसके साथ क्या होता है, रोटर में हमारी होती है फील्ड वाइंडिंग। रोटर में क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग, जिसको डीसी से एक्साइट किया जाता है। तो इस रोटर का जो फील्ड वाइंडिंग है, इसमें जो इंसुलेशन की क्षमता है ना, इंसुलेशन की जो क्षमता है, इंसुलेशन इसमें होती है कम, ये हैवी वोल्टेज को नहीं झेल सकता। लेकिन अगर रोटर के जगह पर हम आर्मेचर को रख दें और हैवी वोल्टेज दे दें, तो ये हैवी वोल्टेज के लिए रोटर हमारा बना नहीं है, इसका इंसुलेशन कैपेसिटी उतना है नहीं। तो इस पे हम रोटर पे हैवी वोल्टेज को सहन करने के लिए अधिक इंसुलेशन देंगे, जो कि
हाई वोल्टेज इंसुलेशन प्रदान करना बहुत कठिन है। व्यवहारिक रूप से रोटर पर हाई वोल्टेज को सहन करने के लिए अधिक इंसुलेशन देना ये व्यवहारिक रूप से सही नहीं है। तो ऑप्शन ए भी सही है, एक और दोनों सही है। तीसरे पे आइए, क्षेत्र वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए एसी आपूर्ति की आवश्यकता कभी नहीं होता। किसकी आवश्यकता होती है? डीसी सोर्स लगाते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, है ना, वो भी 100 वोल्ट से 250 वोल्ट वाली डीसी, जो कि डीसी शंट, जो कि शाफ्ट पे फिट होता है। आगे बात करेंगे, सवाल है, गलत हो गया। आर्मेचर फील्ड सर्किट की तुलना में कम शक्ति गुणक, ये गलत है यार, एक और दो सही है बस। ऑप्शन नंबर, देखिए चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर नहीं आ रही है तो तुरंत आप कमेंट करो, है ना। और दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। उस ग्रुप में सारे आपके जैसे ही स्टूडेंट कनेक्ट हैं, वहाँ पर अपनी डाउट क्लियर करते हैं। नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई सवाल होता है, सर एज कितना छूट है, ये कितना है, फला कितना है, ढिकाना कितना है, सब कुछ पूछते रहते हैं और हर कमेंट का रिप्लाई मैं देता हूँ। इसलिए आप लोग उसको ज्वाइन कर लो और आप भी उसमें अगर क्वेरीज है तो वो क्वेरीज डालो, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, हर कमेंट का आपके जवाब देने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट है कि द अल्टरनेटर, है ना, अल्टरनेटर में जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, समीकरण में यदि ई बराबर इतना मान वोल्ट है तो प्रतीक जो फाई है, ये जो फाई है ना, ये क्या दर्शाता है? जहां किलोवाट वाइंडिंग गुणक है और टी प्रति कुंडली फेरों की संख्या है और एफ फ्रीक्वेंसी है। मतलब कि इसमें फाई भाई साहब आपको बताना है कि क्या है फाई। फाई क्या है? प्रतिध्रुव चुंबकीय फ्लक्स। क्या है? प्रतिध्रुव चुंबकीय फ्लक्स। और ये वही चुंबकीय फ्लक्स है जिसको कंडक्टर काटता है और ईएमएफ जनरेट करता है फैराडे के नियम के द्वारा। ये वही चुंबकीय फ्लक्स है। समझ रहे हैं ना कि ये कौन सा चुंबकीय फ्लक्स है। और ये जो फ्लक्स है, ये जो चुंबकीय फ्लक्स है, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है, चुंबकीय फ्लक्स किस पे निर्भर करेगा? ये निर्भर करता है लोड के पावर फैक्टर पर। नहीं, ये पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। किस पर? पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। और पावर फैक्टर, अल्टरनेटर हम पढ़ रहे हैं तो इसके रोटर वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए हम क्या देते हैं? डीसी जनरेटर देते हैं, डीसी जनरेटर से सप्लाई देते हैं और वो उत्तेजित होता है। तो इसकी उत्तेजना पर डिसाइड होता है पावर फैक्टर। यानी कि अभी समझाता हूं, है ना, अगर उत्तेजना कैसा है? अति उत्तेजना यानी कि ओवर एक्साइटेड, तो पावर फैक्टर कितना होगा? अगर उत्तेजना है सामान्य उत्तेजना तो पावर फैक्टर कैसा है ना। अगर निम्न उत्तेजना है, निम्न उत्तेजना है तब पावर फैक्टर कैसा होगा? तीनों के केस में बता रहा हूं। अति उत्तेजना में पावर फैक्टर होगा लीडिंग। कैसी होगी? सामान्य में होगा इकाई, सामान्य में इकाई, और निम्न में होगा लैगिंग, लैगिंग, है ना। अब देखो, जो इस अल्टरनेटर के रोटर पर हमने फील्ड वाइंडिंग किया हुआ है, उस फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई हम डीसी जनरेटर से दे रहे हैं। डीसी जनरेटर का एक्साइटेशन जो है ना, उस पर डिपेंड करता है पावर फैक्टर। अगर एक्साइटेशन मतलब उत्तेजना, अगर उत्तेजना ओवर है तो लीडिंग पावर फैक्टर होगा। और ये जो पावर फैक्टर पे ही डिपेंड कर रहा है चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स पे ही डिपेंड कर रहा है कि कंडक्टर का चुंबकीय फ्लक्स के साथ लिंक कैसा होगा, है ना। 1 सेकेंड, उल्टा हो गया, लोड के पावर फैक्टर पर। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, सारा गुड़ गोबर हो गया ना मेरा मेहनत। चुंबकीय फ्लक्स किस पे निर्भर करता है? ये चुंबकीय फ्लक्स निर्भर कर रहा है पावर फैक्टर पर ही। किस पे कर रहा है? पावर फैक्टर पर ही, लेकिन इस प्रकार से नहीं, ये पावर फैक्टर पर ही कर रहा है। मतलब कि ये उसके एक्साइटेशन पे ही डिपेंड कर रहा है, बट इस प्रकार से एक्साइटेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर मान लो कि पावर फैक्टर, है ना, मान लो कि अगर पावर फैक्टर ऐसा है, अगर मान लो कि जो हमारा पावर फैक्टर कैसा है, इकाई है ना, तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स है ये कैसा होगा?
क्रॉस चुंबकीय फ्लक्स, क्रॉस चुंबकीय फ्लक्स जिसको कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। अगर पावर फैक्टर लीडिंग है, कैसा है, लीडिंग प्रकार का है, और अगर पावर फैक्टर लैगिंग प्रकार का है तो क्या क्या इसमें नेचर होगा, लैगिंग में क्या होगा, लीडिंग में क्या होगा। लैगिंग में होगा विचुंबकन, विचुंबकन, और लीडिंग में होगा सामान्य चुंबकन, सामान्य चुंबकन। ये सही आपका आंसर है। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है, यानी कि पावर फैक्टर इकाई होगा तो चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा, क्रॉस चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि जो वाइंडिंग है और जो चुंबकीय फ्लक्स है इन दोनों के बीच में कैसे, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, और लंबवत होंगे 90 डिग्री पे, तो ये जो ईएमएफ है ये मैक्सिमम से मैक्सिमम उत्पन्न होगा। समझ रहे हैं, ये सारा मामला है ना, उल्टा हो गया था। तो प्रति ध्रुव चुंबकीय फ्लक्स जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी ये सब के सब धरे के धरे रह जाएंगे। बाकी चीजें आपने समझ लिया कि टी इसमें से क्या है, प्रति कुंडली फेरों की संख्या यानी कि टन्स, किलोवाट क्या है, वाइंडिंग फैक्टर, एफ है फ्रीक्वेंसी, है ना, और बच गया फ्लक्स, तो फ्लक्स को मैंने आपको बता दिया क्या है फ्लक्स। ओके, थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है यार, है ना, मिक्स हो जाती है चीज़ें। विशिष्ट धारा परिपथ वियोजक जिसको हम कहते हैं रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर का मुख्य विशेषता क्या होता है। इसकी मुख्य विशेषता ये होती है, यह चुंबकीय प्रतिकर्षण सिद्धांत के आधार पर काम करता है। गलत। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में कौन काम करता है, एमसीबी, आरसीसीबी नहीं, एमसीबी या एमसीसीबी या ओसीबी या एसीबी या वीसीबी या एबीसीबी, है ना, ये सारे जितने उपकरण हैं, ब्रेकर है, ये सब ओवरलोड के केस में भी सर्किट को सुरक्षा करते हैं और शॉर्ट सर्किट में भी। यह अवशिष्ट धारा है ना, मैच हो गया ना, अवशिष्ट करंट, अवशिष्ट करंट, आंसर यही होगा। यह अवशिष्ट धारा को मॉनिटर करके ग्राउंड दोष का पता लगाता है, यानी कि अर्थ फॉल्ट को पता लगाता है। देखना ये अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं और उसके हिसाब से ये ट्रिप होते हैं। जैसे कि घरेलू कार्यों के लिए, जैसे कि घरेलू कार्य हेतु जो आते हैं वो 30 माइक्रो एम्पियर वाले एमसीसीबी, आरसीसीबी आते हैं, है ना, आरसीसीबी, यानी कि 30 माइक्रो करंट अगर लीकेज हो गया सर्किट से तो ये तुरंत सर्किट को ब्रेक करा देंगे। और जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए नहीं, जो गीले क्षेत्रों के लिए आते हैं, किसके लिए, जो गीले क्षेत्रों हेतु आते हैं वो आता है 10 माइक्रो एम्पियर वाला, 10 माइक्रो एम्पियर वाला, यानी कि किसी सर्किट में मान लो कि 100 एम्पियर करंट चल रही है, उसमें से 10 माइक्रो एम्पियर, है ना, 0.00006 एम्पियर अगर लीकेज हो जाता है तो उसको तुरंत ये सर्किट को ट्रिप करा देगी। आपको पता है ना कि एसी में, किसमें, एसी प्रणाली में, एसी प्रणाली में कुल करंट का 1/5000वें भाग तक, 1/5000वें भाग, जैसे कि अगर 100 एम्पियर करंट किसी सर्किट में फ्लो हो रहा है तो इस 100 एम्पियर करंट का 1/5000वें भाग, इतना छोटा करंट अगर लीकेज होता है तो ठीक है, इतना मान्य है। अगर 1/5000वें भाग से ज़्यादा करंट लीकेज होता है तो गवर्नमेंट आपको पेनाल्टी देती है, गवर्नमेंट आपको पेनाल्टी देती है, क्योंकि जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल ने जो रूल बनाया है उस रूल का वायलेशन हो जाएगा, उस रूल के खिलाफ आप काम कर देंगे, उसका उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट पेनाल्टी देती है। ये एसी के केस में है। डीसी प्रणाली में क्या होता है, डीसी प्रणाली में मामला है 1/2000 का, 1/2000वें भाग के बराबर करंट अगर लीकेज होता है तो इतना मान्य है ना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए बाबू, हो जाएगा दिक्कत। अगला है क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग सामान्यतः ट्रांसफार्मर इंसुलेशन प्रतिरोध का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन प्रतिरोध का परीक्षण करने के लिए किया जाता है।
है ना, वो है पावर एनालाइजर नहीं है, ऑसिलोस्कोप नहीं है, मल्टीमीटर नहीं है, मैगर है। मैगर के अंदर क्या लगी होती है? डायनामो। डायनामो जो कि 50 वोल्ट से लेकर के 500 वोल्ट डीसी जनरेट करती है ना, और फिर इसी पावर से हमारी मैगर काम करती है। और ये इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मापता है, जिसको हम कहते हैं आईआर, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापता है, वो भी मेगा ओम में। किसमें? मेगा ओम में ये क्या करता है? मापन करता है। मेगा का मतलब क्या हुआ? 10⁻6 है ना। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 है ना ओम। देख लो कितना, 10 लाख हो गया शायद। ये होता है कम से कम एक इंसुलेशन का जब टेस्ट मेजर करेगा तो 1 मेगा ओम तक आना चाहिए रीडिंग, उससे कम नहीं। अगर उससे अधिक आता है तो मच बेटर। मल्टीमीटर जो है, इस मल्टीमीटर को हम एवोमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोमीटर। ए फॉर एम्पियर, वी फॉर वोल्टेज और ओ फॉर ओम। यानी कि ये करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस तीनों को माप सकता है। कंटिन्यूटी माप सकता है, करंट की प्रेजेंटी माप सकता है, सब कुछ माप सकता है। ऑसिलोस्कोप क्या करता है? ये सिग्नल्स मापन के लिए करते हैं, है ना, सिग्नल का पता लगाने के लिए। सिग्नल का पता लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है कि एसी सिग्नल है या डीसी सिग्नल। ठीक है ना, एसी सिग्नल है कि डीसी, ये पता। पावर एनालाइजर मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला। अगला सवाल है कि हाउ डज द ऑपरेशन ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या लिखा है यार? डफर फ्रॉम दैट द, है ना, डिफरेंस पूछा है। 3 फेज प्रेरण मोटर की कार्य प्रणाली जो है वो डीसी मोटर की कार्य प्रणाली से कैसा डिफरेंस है, किस प्रकार से भिन्न है? स्टेटर में धारा इंडक्शन मोटर में सीधे आपूर्ति से नहीं ली जाती। अरे भैया, मोटर को चालू करना है तो स्टेटर वाइंडिंग में ही तो 3 फेज का सप्लाई दोगे या सिंगल फेज की सप्लाई दोगे तो मोटर आपकी चलेगी। ये तो बोल रहा है कि नहीं ली जा सकती, मतलब फिर कहाँ से लेंगे? हो गया ना गलत। दूसरा है प्रेरण मोटर का बलागुण क्षेत्र अभिवाह और आर्मेचर धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रेरण मोटर का टॉर्क, फ्लक्स, आर्मेचर धारा के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होती। रोटर में धारा प्रेरण मोटर में सीधे आपूर्ति से नहीं ली जाती। बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। फिर कहाँ से ली जाती है? देखना, डीसी मोटर में, है ना, डीसी मोटर में जो रोटर वाइंडिंग होती है ना, डीसी मोटर में जो रोटर वाइंडिंग होती है, इस वाइंडिंग को सप्लाई हम कैसे देते हैं पता है? हमारे पास एक कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर नाम का कोई चीज़ सुना है कि नहीं? या फिर कार्बन ब्रूस होती है ना, कार्बन ब्रूस होगा। तो हम रोटर वाइंडिंग को सप्लाई कम्यूटेटर के माध्यम से या कार्बन ब्रूस के माध्यम से डायरेक्ट दे देते हैं, कनेक्शन कर देते हैं सीधे, है ना। ये किस में होता है? ये डीसी मशीन में होता है। डीसी मशीन में होता है। किस में होगा ये? डीसी मशीन में। लेकिन एसी मशीन में कैसा होता है? रोटर को कैसे सप्लाई दी जाती है? एसी मशीन में जो हमारी रोटर वाइंडिंग होती है, इस रोटर वाइंडिंग को जो सप्लाई होती है ना, वो डायरेक्ट नहीं दिया जाता। यानी कि कम्यूटेटर और रोटर वाइंडिंग का डायरेक्ट कनेक्शन होगा ऐसा। लेकिन एसी मोटर में रोटर वाइंडिंग का स्टेटर वाइंडिंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है ना। ये फैराडे के नियम के द्वारा, इसमें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के द्वारा, प्रेरण नियम के द्वारा इसमें क्या जनरेट होता है? इस रोटर वाइंडिंग में ईएमएफ,
और रोटर वाइंडिंग की सर्किट कंप्लीट होती है, इसलिए इसमें जनरेट हो जाता है करंट, इसमें प्रवाहित होने लगती है करंट। तो डीसी मोटर में करंट रोटर वाइंडिंग तक कैसे पहुंच रही है? डायरेक्ट कम्यूटेटर के माध्यम से या ब्रश के माध्यम से। लेकिन एसी मोटर में रोटर वाइंडिंग में करंट कैसे पहुंच रहा है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जो तार है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ लिंक हो रहे हैं और ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, फिर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है ना। तो स्टेटर और रोटर के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है एसी मोटर में। और ऑप्शन नंबर सी यही बोल रहा है कि रोटर में धारा प्रेरण मोटर में सीधे आपूर्ति से नहीं ली जाती है ना, आपूर्ति से सीधे नहीं ली जाती है। प्रेरण मोटर में एक दिशीय बलागुण विकसित करती है, चाहे वह एसी या डीसी आपूर्ति पर प्रचालित हो। प्रेरण मोटर एसी डीसी हो ही नहीं सकता यूनिवर्सल मोटर को छोड़ करके, है ना। तो मामला उल्टा हो गया, मामला उल्टा है। देखना, एक है मोटर से बड़ा सवाल आ रहे हैं, देखना मोटर से बहुत सवाल आते हैं, इसीलिए मोटर को इलेक्ट्रीशियन का बोन मैरो माना जाता है, रीढ़ की हड्डी। अगर मोटर नहीं तो इलेक्ट्रीशियन नहीं, है ना। बिना मोटर का इलेक्ट्रीशियन का कोई अस्तित्व नहीं है कि मोटर वाइंडिंग में कुंडली के प्रतिरोध को मापते समय उच्च या अनंत प्रतिरोध मान क्या निरूपित करता है? ठीक है, एक मोटर की वाइंडिंग है और इसका मापन किससे करेंगे? इसका जो मापन है वो मैगर के साथ करेंगे। किससे? मैगर से करेंगे। और मैगर आपको पता है कि मेगा ओम में रीडिंग दिखाना चाहिए, मेगा ओम में रीडिंग दिखाना चाहिए। कुंडली के प्रतिरोध को माप रहे हैं यार, कुंडली का प्रतिरोध मैगर से नहीं मापेंगे, है ना। इंसुलेशन का प्रतिरोध मैगर से मापते हैं, कुंडली का प्रतिरोध मापते हैं ओम मीटर से। और ओम मीटर रीडिंग कैसा दिखा रहा है? उच्च या अनंत। तो क्या होगा? उचित रूप से कार्यरत कुंडली है? नहीं, काम नहीं करेगी। गलत मीटर का अंशांकन है, मतलब कि मीटर का कैलिब्रेशन ही गलत है, इसलिए उल्टा सीधा रीडिंग दिखा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। कुंडली में क्या है? लघुपथ है, गलत। कुंडली में अगर लघुपथ होता तो यहाँ पर क्या होता? आर का मान 0 हो जाता, 0 ओम। करंट आई का मान हो जाता अनंत एम्पियर और वोल्टेज का मान हो जाता 0 वोल्ट। कब? जब सर्किट हमारी शॉर्ट होती। लेकिन कुंडली में विपरीत परिपथ है, इसलिए उच्च और अनंत प्रतिरोध रीडिंग दिखा रहा है। इस केस में क्या होगा कि जो R का मान है वो अनंत हो जाएगा, I का मान हो जाएगा 0, I का मान 0 हो जाएगा। तो कुंडली विपरीत का मतलब क्या हुआ? खुला परिपथ। इसका मतलब क्या हुआ? खुला, यानी कि ओपन सर्किट। तार टूट गया है और जब तार टूट जाएगा तो करंट चलता है क्या? नहीं चलता सर। इसलिए करंट कितना है? 0 एम्पियर है। क्यों? क्योंकि रजिस्टेंस 0 अनंत है, इसलिए यहाँ पर उच्च या अनंत प्रतिरोध की रीडिंग ओम मीटर हमारी दिखाएगी, है ना। तो दोनों केस देख लो, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट, दोनों के केस में होगा। विद्युत कार्य के लिए प्लास बनाने में प्राय उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है ना। मोस्ट कॉमनली यूज इन मेकिंग प्लाट्स ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क। देखना यार, ये जंगरोधी इस्पात से नहीं बनता, स्टेनलेस स्टील से नहीं बनती, ये स्टेनलेस स्टील से ये नहीं बनती, एल्यूमिनियम मिश्र धातु से नहीं बनता, है ना। अब प्लास्टिक से तो बनेगा क्या? फोर्जित इस्पात। फोर्जित इस्पात से बनाने का हमें एक ही फ़ायदा मिलता है, वो ये फ़ायदा है कि ये टिकाऊ होती है। कैसा होता है? ये टिकाऊ बन जाती है और मजबूत बन जाती है, फ्लेक्सिबल होती है ना। ये बहुत सारे रीजन है, इसलिए फोर्जित इस्पात का इसको बनाया जाता है जो हमारा प्लास होता है। और प्लास के अनेक कार्य होते हैं। तार को मोड़ना, इसका क्या काम होता है? तार को मोड़ना, है ना, ट्विस्ट करना, या तार को काटना, इसी का काम है। तार को मोड़ना, तार को काटना, ये सब इसी का काम है, तोड़ना, मरोड़ना, खींचना, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचल
चालक के विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करके उसकी धारा वहन क्षमता के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। बताओ, एक कंडक्टर है, विद्युत प्रतिरोध के प्रभावित करके उसकी धारा वहन क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। परिवेश तापमान, ट्रांसमिशन मार्ग के अनुदिश मृदा का संरचना, पवन की चाल, टावरों के बीच की दूरी। क्या ऑप्शन दे रखा है? अच्छा, ट्रांसमिशन लाइन का है ये ना, ठीक है। परिवेश तापमान। अच्छा, आपको एक बात पता होगा कि ओम के नियम के द्वारा क्या बताया हमें गया है कि भौतिक राशि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज को घटाओगे तो करंट बढ़ेगा, है ना। लेकिन जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस क्या है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है तो वो तापमान से प्रभावित होता है। किससे? तापमान से, है ना। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर I इंटू R, तो R बराबर V अपॉन I हुआ, है ना, V अपॉन I हुआ। क्या बोला है? धारा वहन क्षमता कैसा होता है? प्रतिरोध को क्या बोला? बढ़ाया गया। प्रतिरोध को बढ़ा दो, धारा घट जाएगी, प्रतिरोध को घटा दो, धारा बढ़ जाएगी। इस प्रकार से इसके बीच का रिलेशन है ना। तो परिवेश तापमान ही ऐसा वो तापमान है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस अगर घटेगा बढ़ेगा तो करंट भी घटेगी बढ़ेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि चालक एनटीसी में आता है या पीटीसी में, तो आप कहेंगे कि सर पीटीसी में आता है। क्यों आता है पीटीसी में? अभी आपने देखा कि पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर, पॉजिटिव टेम्परेचर हिंदी में कहते हैं सकारात्मक ताप गुणांक। सकारात्मक ताप गुणांक मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगी, ये मामला है। इसलिए ये पीटीसी के अंतर्गत आती है। आगे बात समझ में? ठीक है। मैंने जो आपको बताया था ना कि एक केबल है, उसके वो जाली नुमा एक परत लगी रहती है, वो वाली सवाल आपके सामने देखना है ना। व्हाट इज द रिकमेंडेड प्रैक्टिकली टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल equipment during installation of industrial wiring system in areas of high electromagnet interference। मतलब कि ये जो EMI है ना, इस EMI का पूरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस। वो वाली EMI नहीं है कि फ़ोन EMI पे जो लेते हैं वो EMI नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस है। ये बोल रहा है कि हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस मतलब उच्च विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण वाले क्षेत्रों में औद्योगिक वायरिंग प्रणाली के संस्थापना के दौरान सुग्राही विद्युत उपकरणों पर EMI के प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए अनुशंसित कार्य प्रणाली क्या है। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि EMI से नुकसान क्या होता है ना। जैसे ये एक केबल है, इस केबल का प्रयोग सबसे पहले जानो कहाँ पर होता है। तो इसका प्रयोग उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर इसका प्रयोग होता है, जैसे कि अत्यधिक बिजली शोर वाले क्षेत्रों में, है ना। कहाँ पर? अत्यधिक बिजली शोर वाले क्षेत्रों में, अत्यधिक बिजली शोर वाले क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है, पहला। और दूसरा कहाँ पर? जहाँ पर कंप्यूटर वाले क्षेत्र हो, है ना, कंप्यूटर वाले क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर हो वहाँ पर भी इसका प्रयोग करेंगे। और तीसरा अत्यधिक बिजली वाले शोर वाले क्षेत्रों में, कंप्यूटर वाले क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में। और कहाँ पर? औद्योगिक क्षेत्रों में, है ना, औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये एक टावर है ना, ये एक क्या है? टावर है, ये इंसुलेटर है इसके, इसमें मान लो कि तार गई हुई हैं, ये एक तार निकली है, एक तार ये निकली है, और इसी तार के नीचे ये एक केबल है। तो ये क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जो हाई वोल्टेज वाले ट्रांसमिशन लाइन होते हैं ना, उन तारों से आवाज़ आती है,
है ना, चरचराने की आवाज़ निकलती है, तो वो एक सिग्नल है। वो सिग्नल इस तार से जुड़ करके नीचे एक केबल ये जा रही है, ये वाली केबल जो किसी कंप्यूटर से जाके कनेक्ट हो रही है। तो इसमें क्या होगा कि ये सिग्नल, हाई वोल्टेज वाली सिग्नल इस तार में भी आएगा, जिसको हम कहते हैं व्यवधान, रेडियो इंटरफेरेंस, जिसको क्या कहते हैं, रेडियो इंटरफेरेंस, है ना। वो क्या करेगा कि ये केबल में आ जाएगी और ये केबल जा करके किसी सिस्टम से जुड़ रहा है, जिससे अनवांटेड सिस्टम में सिग्नल आ जाएगी, अनवांटेज सिग्नल उस सिस्टम में चली जाएगी इस केबल के थ्रू, जिससे आपका सिस्टम खराब हो सकता है। इसलिए हमने क्या किया कि इस केबल के ऊपर एक लेयर लगा दिया। ये एक क्या है, एक लेयर है, वो भी जालीदार लेयर। ये लेयर क्या करती है कि इस सिग्नल को खत्म कर देती है, रेडियो इंटरफेरेंस को खत्म कर देती है ना। तो यही बोला जा रहा है कि अगर औद्योगिक वायरिंग प्रणाली, मैंने यहाँ पे यूज लिखा है ना कि इस केबल का यूज कहाँ होता है, औद्योगिक क्षेत्रों में। तो ये पूछ रहा है कि औद्योगिक क्षेत्रों में अगर हमने वायरिंग के लिए इस केबल का यूज किया है, जिसमें ईएमआई वाले क्षेत्र हैं, जहां पर रेडियो इंटरफेरेंस ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है, वहां पर, है ना, स्थापना कर रहे हैं इस केबल का, तो हमें किस चीज़ का ध्यान देना होगा। ऑप्शन ए है कि सामान्य ग्राउंड बनाए रखने के लिए पावर लाइट के निकट वायरिंग इंस्टॉल करें, गलत। पावर लाइनों के नीचे अगर इंस्टॉल करोगे तो रेडियो इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा आएगा, ऑप्शन गलत। परिरक्षित केबल का उपयोग करिए। परिरक्षित का मतलब सील्डेड केबल, क्या, सील्डेड केबल, है ना। ये जो लेयर है ये सील्डेड लेयर है, और उचित ग्राउंडिंग के साथ पृथक पावर और सिग्नल वायरिंग करें, यानी कि सही से आप ग्राउंडिंग करें, उसके साथ पावर और सिग्नल वायरिंग करें। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है और जायज़ है। अर्धवात्विक नलिका और सामान्य वायरिंग इंसुलेशन का उपयोग करें, गलत। विद्युत धारा वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए बड़े आकार के केबल का उपयोग करें, ठीक है। बड़े साइज का अगर केबल प्रयोग करोगे तो विद्युत धारा बहेगा ज़्यादा, लेकिन हमें यह देखना है कि ईएमआई के प्रभाव के नुकसान को कम करना है ना, क्योंकि हमारा रेडियो सिस्टम, जो हमारा ये है कंप्यूटर सिस्टम, ये खराब हो जाएगी रेडियो इंटरफेरेंस से। वो एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत खराब सिग्नल है, इसलिए ये जालीनुमा लेयर लगाई जाती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस लेयर का काम क्या है। अगर आप कहीं पर भी देखते हैं इस लेयर को तो आप समझ जाइए इस लेयर का काम क्या है ना। 5 और सवाल है दोस्तों। ये मैराथन क्लास चल रही है ना, ये कोई रील तो है नहीं कि 2 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी, स्क्रॉल करके दूसरी रील देखो। ये मैराथन क्लास है, खुद को साबित करने के लिए ये मेहनत चल रही है, ध्यान रखना, है ना। खुद को साबित करने के लिए ये पढ़ाई चल रही है, और ये पढ़ाई बहुत कष्ट देगा आपको। अगर आज आप ना साल 6 महीने कष्ट झेल लिए ना, तो पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी आपकी आराम हो जाएगी, ठीक है। 95 नंबर का सवाल है कि तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर और तुल्यकालिक मोटर के रोटर को प्रदान की गई विद्युत आपूर्ति के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए है कि स्टेटर को 3 फेज की एसी सप्लाई दी जाती है, बात सही है। रोटर को डीसी आपूर्ति दी जाती है, मतलब बात पूरी सही है ना, 100% सही है, ऑप्शन ए ही सही हो गया। स्टेटर और रोटर दोनों को 3 फेज की डीसी देते हैं, गलत, जल जाएगी। स्टेटर और रोटर दोनों को डीसी आपूर्ति देते हैं, गलत। डीसी आपूर्ति और 3 फेज उल्टा हो गया, है ना। ये होगा, स्टेटर को 3 फेज की सप्लाई आपने दे दिया सिंक्रोनस मोटर के, और रोटर को डीसी सप्लाई। देखना रोटर में कौन सी वाइंडिंग करी जाती है। सबसे पहले ये समझो कि सिंक्रोनस मोटर क्या होता है। सिंक्रोनस मोटर जिसमें सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड एक बराबर हो, है ना। सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड एक बराबर हो, वही सिंक्रोनस स्पीड। हमें पता है कि अगर, हमें यह भी पता है कि अगर मोटर में, इंडक्शन मोटर में अगर जो स्लिप है अगर 0% हो गया तो मोटर क्या होती है, रुक जाती है, मोटर रुक जाती है ना। हमने यही पढ़ा है अभी तक, मोटर क्या हो जाती है, रुक जाती है, मतलब कुछ ना कुछ स्लिप होना जरूरी है। सिंक्रोनस मोटर इसीलिए सेल्फ स्टार्ट नहीं है 3 फेज होने के बावजूद भी, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है, जहां पर सिंक्रोनस गति और रोटर गति दोनों बराबर हैं, स्लिप हो जाती है 0, इसलिए मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट नहीं है। फिर हमने सेल्फ स्टार्ट करने के लिए इसके रोटर पर
किस पर? रोटर पर हमने फील्ड वाइंडिंग दे दिया। कौन सी वाइंडिंग? फील्ड वाइंडिंग दे दिया। इस फील्ड वाइंडिंग को अलग से हमें सप्लाई देने के लिए, अलग से क्या देने के लिए? सप्लाई देने के लिए एक डीसी जनरेटर लगाई जाती है। एक छोटी सी इसके शाफ्ट पे डीसी जनरेटर लगाई जाती है, जिसको हम कहते हैं एक्साइटर। जिसको क्या कही जाती है? जिसको एक्साइटर कही जाती है। ये एक्साइटर 100 वोल्ट से लेकर के 250 वोल्ट तक डीसी जनरेट करता है ना। ये जो एक्साइटर है ये या तो डीसी जनरेटर हो सकता है या रेक्टिफायर हो सकती है। रेक्टिफायर सर्किट, रेक्टिफायर सर्किट है ना। रेक्टिफायर सर्किट के द्वारा हम फील्ड वाइंडिंग को करंट देंगे या फिर एक्साइटर के द्वारा। यही एसी को लेकर के डीसी बदल देते हैं रेक्टिफायर में, और इस डीसी सप्लाई को इसके फील्ड वाइंडिंग में दे देते हैं। और इस फील्ड वाइंडिंग को जो हम एक्साइट कर रहे हैं, उसी एक्साइट पे ही इसके पावर फैक्टर डिपेंड है। उसी एक्साइटर पर ही पावर डिपेंड है ना। यानी कि ओवर एक्साइटेड पे क्या होगा? देखना, ओवर एक्साइटेड पे पावर फैक्टर कैसा होगा? लीडिंग, है ना। अंडर एक्साइटेशन पे लैगिंग, और जनरल एक्साइटेशन यानी कि सामान्य एक्साइटेशन पे इकाई पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है? फील्ड वाइंडिंग के एक्साइटेशन पर, फील्ड वाइंडिंग के एक्साइटेशन पर डिपेंड कर रहा है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। ये इसकी पूरी कहानी है। इसीलिए हमारे 3 फेज होने के बावजूद भी ये हमारा सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है। रीज़न क्या है? स्लिप जीरो है, और जब तक स्लिप जीरो रहेगी। अब आप बताइए कि मैं किसी इंसान को जितने स्पीड से खींच रहा हूँ अपनी तरफ, वो इंसान भी मुझे उतने ही स्पीड से खींच रहा है, तो बताओ, न तो वो मेरे तरफ आएगा न मैं उसके तरफ जाऊंगा, बस वाइब्रेशन होता रहेगा, कंपन होता रहेगा। इसीलिए सिंक्रोनस मोटर में भी ऐसा होता है कि स्लिप जीरो है, जितना स्पीड से रोटर घूम रही है उतना ही स्पीड से उल्टे डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र घूम रहे हैं, है ना। ये इस दिशा में घूम रही है तो ये इस दिशा में एक दूसरे को खींच ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए कंपन करता है इसका रोटर और सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। प्रदीप्त के व्युत्क्रम के नियम के अनुसार, प्रदीप्त के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार यदि किसी बिंदु प्रकाश सोर्स से दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ पर प्रदीप्त घनत्व E किस प्रकार बदलता है ना। जैसे कि मान लो E बराबर क्या है? 1/d²। यही तो व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। अगर मैं E बराबर 1/2d² कर दूं, 2d² कर दूं, तो क्या होगा? अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा? E बराबर 1/4d², यही तो आएगी, है ना, 4d²। तो कुल मिलाकर के एक चौथाई कम हो गया, 1/4 तक कम हो जाती है। और वैसे भी जहाँ पे बल्ब जल रही है वहाँ के एरिया में ज़्यादा प्रकाश होगा, थोड़ा दूर जाएंगे तो कम प्रकाश, थोड़ा और दूर जाइए कम प्रकाश, थोड़ा और दूर जाइए तो कुछ नहीं दिखेगा, है ना। क्योंकि ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए, है ना। लास्ट है, ये भी अच्छा सवाल है कि 6 पोल का एक अल्टरनेटर 60 हर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न करता है। यदि आवेश को घटा करके 20 हर्ट्ज कर दिया जाए तो प्रत्यावर्तित को समान गति से चलाने के लिए कितने ध्रुव की आवश्यकता होगी, है ना। एक बार आप लोग बताना मुझे। देखिए, इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला को आप समझिए। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या है? F बराबर P × N/120, ये फॉर्मूला है ना। सबसे पहले मुझे गति पता करना होगा, तभी जाकर के फ्रीक्वेंसी में कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। N बराबर क्या होगा? F × 120 बटा पोल। F कितना है? 60 हर्ट्ज, 120 बटा पोल है 6 से ये 6 कट गया, ये कितना हुआ? 10, है ना। और 12 दहम 120 दहम 1200, तो ये क्या हो गया? 1200 RPM, यानी कि 1200 RPM पर चल रही है। हमें बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी को घटा करके 60 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज कर दिया जाए, तो फ्रीक्वेंसी F2 बराबर क्या हो गया? P × N/120
ठीक है, हमें क्या निकालना है, पोल निकालना है, यानी कि P2। तो P2 बराबर क्या हो गया, F2 गुणे 120 बटा N, यही तो हुआ। ठीक है सर, यही हुआ। सही चल रहे हैं ना अपन, सही चल रहे हैं। P2 बराबर F2 कितना घटा करके कर दिया गया, F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज सर, अरे यार 20 हर्ट्ज, कितना गुणे 120 बटा गति हमें मिल गया 1200, है ना, सब कुछ मिल गया है, सब कुछ मिल गया, अब दिक्कत नहीं होगा, आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब देखिए, एक जीरो से ये एक जीरो लपेट में ले लेंगे, एक जीरो से एक जीरो, 12 से ये 12 कट गई, बचा कितना, 2, बचा कितना, P2 बराबर 2 पोल। आंसर है क्या ऑप्शन में, है तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल 2 पोल इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं, है ना, ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। मतलब कि यहाँ हमें एक चीज समझ में आ गया कि फ्रीक्वेंसी घटी, अच्छा पोल है ना, पोल, ठीक है, अगला चलते हैं। तो ऐसे सवाल आते हैं यार, देखो इनकी कोई औकात नहीं है, लेकिन बस अगर तरीके पता नहीं है तो फिर ये आपको इतना टफ लगेगा कि सर आउट ऑफ सिलेबस तक आपका सोच चली जाएगी कि आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ है। कुछ नहीं है आउट ऑफ सिलेबस, आपके सिलेबस के ही अंदर का है ना। 98 नंबर का है कि विच फैक्टर इन्वॉल्व द कंसीडरिंग द नीड फॉर एडिशनल लाइटिंग ड्यू टू द पॉसिबिलिटी फॉर डस्ट स्मोक एक्यूमुलेटिंग ऑन द लाइट सोर्स। सही बात है, अगर कोई प्रकाश सोर्स है, मान लो कि कोई बल्ब है, उस बल्ब में अगर धूल जम गया है, धुआं जम गया है, तो जो समस्याएं आएंगी, है ना, उस पर विचार करने के लिए कौन सा कारक शामिल है, उसको हम कहते हैं ना मेंटेनेंस फैक्टर, उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस फैक्टर। कई बार ऐसा होता है कि बल्ब पुरानी होती हैं तो धूल, डस्ट, धुआं सब चिपक जाता है उसमें, फिर जो लाइट बाहर आ रही है प्रकाश, वो कम होता है, कम हो जाता है, उसको कही जाती है मेंटेनेंस फैक्टर। और मेंटेनेंस फैक्टर का जो मान होता है ना, ध्यान रखना, इसका जो मान होता है वो 0.8 होता है लगभग, है ना, मान लगभग कितना होता है, 0.8। लेकिन कई बार इस फैक्टर को ना उल्टा करके लिखा जाता है, लिखना यहाँ पर, इस फैक्टर को उल्टा करने पर, इस फैक्टर को उल्टा करने पर, फैक्टर को उल्टा करने पर जो हमें मान प्राप्त होता है ना, वो होता है 1.3 से 1.4, ये मान प्राप्त होता है फिर, ठीक है ना, 1.3 से 1.4 मान प्राप्त होता है। तो अगर आपसे पूछे ना कि मेंटेनेंस फैक्टर यानी कि अनुरक्षण कारक का जो उल्टा फैक्टर मान हो तो 1.3 से 1.4, और इसका वैसे डायरेक्ट पूछे तो 0.8 होता है इसका डायरेक्ट, है ना। अब लास्ट घड़ी तक पहुंच चुके हैं, बस 2 सवाल है, एक सवाल और शेष रह गया है, एक और है ना। ट्री सिस्टम का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है कहाँ पर, स्टेयर केस में होता नहीं है, ट्रेन टिकट बुकिंग काउंटरों पे भी नहीं होता, सेपरेट वायरिंग होती है, लंबे गलियारों यानी कि कॉरिडोर में भी नहीं होता, ये मल्टी स्टोर बिल्डिंग में होता है, बहुमंजिलों में, है ना। पहली मंजिल में भी ले जाना है सप्लाई उसी वायरिंग से, तो तार में कट लगाया ले गए, बीच वाली मंजिल पे ऐसे ले जाएंगे, ग्राउंड फ्लोर पे ऐसे ले जाएंगे, यानी उसी तार को छील छाल के पूरा ट्री बना देंगे, पेड़ के जैसा, एक शाखा इधर निकला तो एक ब्रांच इधर निकला, वायरिंग का एक ब्रांच ऊपर वाले मंजिले पे गया तो एक ब्रांच नीचे वाले मंजिले पे गया, मतलब पेड़ की तरह जो हो जाता है ना, उसी को कही जाती है ट्री वायरिंग सिस्टम। ट्री वायरिंग सिस्टम का बहुत हानि भी होता है कि ये बिल्कुल टेम्परेचर को नहीं सहन कर सकता, है ना, टेम्परेचर प्रूफ नहीं होता, फायर प्रूफ नहीं होता, और इसमें फॉल्ट बहुत जल्दी आते हैं, और फॉल्ट को ढूंढना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जॉइंट 1000 हैं, 1000 ब्रांच निकले हुए हैं पेड़ की तरह, तो न जाने किस ब्रांच में फॉल्ट है, ढूंढने में काफ़ी समय लगता है। और कई बार
जॉइंट अधिक होने से ना तारें हीट हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, तो ये बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और 240 वोल्ट 230 वोल्ट के लिए सिंगल फेस के लिए ये ट्री प्रणाली बनाई गई है। चलो भाइयों, आ गए हो अपने मंजिल पे लास्ट। 1 मीटर त्रिज्या वाले एक ग्लोब यानी कि ग्लोब को एक बिंदु स्रोत द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसकी ज्योति तीव्रता 1 कैंडला है। गोले के पृष्ठ पर प्रति वर्ग मीटर ल्यूमेन कितना होगा, ये आप हमें बता दो। हम सबको पता है कि इल्यूमिनेशन बराबर क्या होता है, φ/a। अब हमारे पास ना फाई है ना ए है, कुछ नहीं है, तो हम इल्यूमिनेशन निकालेंगे कैसे? लेकिन फाई हमें ज्ञात करना होगा। देखना, फाई बराबर क्या होगा, 4πi। आई क्या है, आई है आपका ज्योति तीव्रता, मतलब कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है आपका आई है ना। अब इसको हल करेंगे तो फाई बराबर क्या पाएंगे, 4π, क्या मिलेगा हमें, 4π। आई कितना है, आई कितना है, 1 मीटर, 1 वर्ग मीटर है ना, 1 मीटर, 1 वर्ग मीटर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, 4π ही आएगा है ना। 4π का 4π हो गया, और ये जो 1 कैंडला होगा यार, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या गड़बड़ हो रहा है। 1 कैंडला होगा, क्यों? क्योंकि ज्योति तीव्रता कैंडला में है तो 1 कैंडला हो गया। पाई क्या है, पाई है ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता, कितना है, 1 कैंडला है, तो 1 कैंडला लिख तो दिया मैं, 1 कैंडला मैंने लिख दिया। अब कैंडला किस में होता है, ल्यूमेन में होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 4π ल्यूमेन, 4π ल्यूमेन आपका ये आ जाएगा। तो फ्लक्स हमें मिल गया। अब क्या है, एरिया। एरिया हमें यहाँ पर दिया गया है कि 1 मीटर त्रिज्या वाले एक ग्लोब को एक बिंदु स्रोत द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यानी कि इस ये जो हमारा जो भी है, ये रेडियस इसका जो है वो निकालना है, मतलब रेडियस दिया गया है 1 मीटर। रेडियस का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो कितना होता है, किसी भी गोले का जो एरिया होता है वो 4πr² के बराबर होता है कि नहीं? यही तो गणित का सूत्र है, 4πr²। तो इसको सॉल्व करी जाए, 4πr² कितना है, रेडियस कितना है, 1 मीटर, तो ये 1 वर्ग मीटर है ना, ये मिल गया हमें। अब देखना, यहाँ से सब कुछ मिलमुला गया। अब इसको हल करेंगे। फाई हमें कितना मिला है, 4π ल्यूमेन, और ये मिला है 4π मीटर स्क्वायर, 4π मीटर स्क्वायर है ना। तो इसको काट दो यार, बचेगा कुछ नहीं बचेगा। 4π से 4π कट जाएगी, 4 एकम 4, यानी कि कितना आया, 1 ल्यूमेन वर्ग मीटर, 1 ल्यूमेन वर्ग मीटर, यही आपका आंसर होगा। तो 1 आया ना, 1 ऑप्शन नंबर सी में है, 1। इस प्रकार से आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 ल्यूमेन वर्ग मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर में 1 ल्यूमेन का प्रकाश मिलेगा। 1 वर्ग मीटर में 1 ल्यूमेन का प्रकाश आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये था। चलिए, बोलते बोलते मुंह में दर्द होने लगता है ना। ये देखिए, सारे सवाल का जो मैंने लिखा था ना, बिल्कुल हूबहू वैसे का वैसे ही है, कुछ भी नहीं मिटा है ना, कुछ भी नहीं मिटा है। अब आपको बस ऐसे ही शानदार इसका PDF मिलेगा, लाजवाब PDF मिलेगा, और कुछ भी नहीं मिटा हुआ है। आप इसको चाहे तो दोबारा रिवीजन के टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। कई बच्चों का ये भी डिमांड रहता है कि जब मैं ब्लैक स्क्रीन करूंगा ना, तो बच्चे कहते हैं सर ब्लैक स्क्रीन मत करिए, वाइट स्क्रीन करके क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन में हम इसका PDF जब प्रिंट कराते हैं ना, तो ब्लैक में दिखता नहीं है। अब वाइट है तो कमेंट आते हैं सर वाइट में नहीं, ब्लैक में करिए तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, यानी कि सबको अच्छा की पड़ी है, कंटेंट अच्छा है वो नहीं दिख रहा है ना। कंटेंट अच्छा है कि नहीं है वो नहीं दिख रहा है, मतलब कि बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ है। चलो मैं अब इसको PDF में कन्वर्ट कर देता हूँ, और इसका PDF मिलेगा। देखो यार क्या अच्छा है, इसको सब बनाया था ना, सारे चोर पागल थे, लेकर भागे आम की बोरी। चोरों को क्या पता क्या लेकर के भागना है,
है ना, उसको तो चोरी करने से मतलब है। ये देखो यह टेलीग्राम से मिलेगी आपको, है ना, ये टेलीग्राम से आप लोगों को मिलेगा PDF इसका। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और क्लास को शेयर कर दो। तो हम 12 मैराथन क्लास कंप्लीट कर चुके दोस्तों, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत मेहनत लगता है आपके एग्ज़ाम के प्रति। जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतना मेहनत आप भी करिए, ईमानदारी से करिए, तभी जा कर के सिलेक्शन आपका होगा। क्योंकि आपके चाहने वाले कम हैं दोस्तों, है ना, आपके चाहने वाले कम हैं, आपको गिराने वाले ज़्यादा हैं। तो उन गिराने वाले को आप डायरेक्ट जवाब नहीं दे सकते, है ना, डायरेक्ट जवाब दे देंगे तो नुकसान आपका होगा। इसलिए मुंह तोड़ जवाब देना है सिलेक्शन लेकर के। तो उनके लिए पढ़िए, अपने माता पिता अपने माँ बाप के लिए पढ़िए, खुद के लिए पढ़िए, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए पढ़िए। और मेहनत, ये जो शब्द है ना, ये मेहनत ही अपने आप में इतना मेहनत है कि इसको करने के लिए मेहनत तो लगता ही है। ऐसा नहीं कि मेहनत करना बोल दिए और मेहनत ना लगे, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना और शेयर और लाइक ज़रूर करना। कल सुबह 8 बजे फिर से अपने मैराथन क्लास में आना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।